Good morning, all of you. So let's start with our daily analysis of the Hindu newspaper dated 31st of January. So there are certain important news which we are going to discuss on the first page. So the first news is Adani reply ignores every key question said by Hindenburg. सो यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आती है और उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पे क्योंकि कल ही हमने डिस्कस किया था कि जो हिंडनबर्ग रिसर्च ने जो एलिगेशंस लगाए थे अगेंस्ट अडानी ग्रुप लाइक कि काफ़ी सारी जो ऑफशोर आपकी एंटिटीज़ है वो टैक्स हेवन कंट्रीज़ में वहाँ पे उनका हेडक्वार्टर है। देन कुछ कंपनीज ऐसी है जहाँ पे आपके खुद के ही जो लोग हैं 8 आउट ऑफ 22 पीपल आर देयर जो वो आप ही के लोग वहाँ पे टॉप मोस्ट पोजिशन पे। देन आपके द्वारा शेयर जो प्राइस है उसको इन्फ्लेट किया गया, बढ़ाया गया। सो ये सब एलिगेशंस लगे। फिर जैसे ये एलिगेशंस आते हैं उसके बाद हमने देखा कि अडानी ग्रुप ने क्या किया। कल ही हमने डिस्कस किया था हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस में कि 413 पेज का एक पूरी एक स्टेटमेंट जारी करा, पूरा एक डिटेल्ड यहाँ पे न्यूज़ यहाँ पर आई, डिटेल्ड यहाँ पर बताया उन्होंने कि ये जो रिपोर्ट्स यहाँ पर आई है और जिस तरीके से यहाँ पे हिंडनबर्ग ने एलिगेशन लगाया वो अपने आप में गलत है। और अल्टीमेटली अडानी ग्रुप जो है फर्दर पब्लिक ऑफर 20,000 करोड़ का हमारे देश में लाने वाला था और जिसको इनिशिएट कर दिया गया, उससे लोगों में या इन्वेस्टर्स में एक तरीके का कॉन्फिडेंस कम हो, इसी वजह से स्टेप लिया गया, ऐसा अडानी ग्रुप का मानना था। देन अब यहाँ पर क्या हुआ, फिर से हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने जैसे 413 पेजेस की अडानी ग्रुप का जो रिप्लाई आया उसके बाद यहाँ पे क्या बोला हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने, रिसर्च ने, अडानी रिप्लाई इग्नोर्स एवरी की क्वेश्चन। दैट मीन्स कि अडानी ग्रुप ने आंसर तो किया हमारी जो हमने एलिगेशंस लगाए थे, बट अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया, जो मेन की क्वेश्चंस थे या जो हमने कंसर्न्स रेज किए थे रिगार्डिंग जो तीनों कंसर्न्स मैंने आपको बताया रिगार्डिंग टैक्स हेवन कंट्रीज, रिगार्डिंग की मैनेजरियल पोजीशंस जो अडानी ग्रुप के लोगों के पास थी, प्लस शेयर मार्केट का प्राइस जिस तरीके से बढ़ाया गया, बोले इनके ऊपर आंसर नहीं दिया। उन्होंने रादर क्या बोला कि हम ग्रो कर रहे हैं, हम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, हमने काम किया है, सेक्टर्स हमारे बहुत सारे, कोविड के बाद हमारा बिजनेस बढ़ा, तो ये सब हमने बात करी। तो यहाँ पे हिंडनबर्ग रिसर्च ने यही बोला कि हमने यहाँ पे ये जो रिसर्च है, दिस बेसिक रिसर्च इज बेसिकली अबाउट अडानी ग्रुप, दिस इज नॉट अबाउट टू डिस्टॉर्ट द इकोनॉमिक पोजीशन और द सिचुएशन ऑफ इंडिया, कि इंडिया कैसे किस तरीके से ग्रो कर रहा है। वो तो यहाँ पे हिंडनबर्ग रिसर्च ने बोला ही है कि यहाँ पे इसको पढ़ते हैं। दैट इज यहाँ पे क्या बोला है कि रिस्पॉन्डिंग टू द अडानी ग्रुप चार्ज दैट रिपोर्ट वाज कैलकुलेटेड अटैक ऑन इंडिया। तो अडानी ग्रुप ने यहाँ पे क्या बोला कि इससे बेसिकली इंडिया की इमेज यहाँ पर खराब करने की बात है। बट हिंडनबर्ग रिसर्च ने बोला कि हमने एक कंपनी है जो इंडिया में काम करती है, इंडियन ग्रुप है अडानी ग्रुप, उसने कुछ चीज़ें गलत करी तो उसके हमने एलिगेशन लगाए। हमने कोई इंडिया एज ए नेशन, क्योंकि इंडिया तो जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सभी सेक्टर में बहुत अच्छा कर रहा है, तो हमारा इशू जो है इंडिया के साथ नहीं है। बट अल्टीमेटली हमारा कंसर्न ये है कि अडानी ग्रुप ने जिस तरीके से यहाँ पर स्टेप्स लिए हैं, उसकी वजह से जो चेंजेस आए मार्केट में और उसकी वजह से इन्वेस्टर्स में अल्टीमेटली जो हिंडनबर्ग रिसर्च है उनका ऐसा मानना है कि जो अडानी ग्रुप के पास जो पैसा है, मेजोरिटी ऑफ द पैसा कहाँ से आया उनके पास, उन्होंने या तो लोन लिया या फिर इन्वेस्टर्स का पैसा है, उसी से वो बिजनेस कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली अगर आप इन्वेस्टर्स को प्रॉपर्ली कॉन्फिडेंस में नहीं लोगे और इन्वेस्टर्स को फॉल्सली यहाँ पर जो उन्होंने पैसा लगाया उसकी वजह से उनको लॉसेज यहाँ पर हो रहे हैं, तो वो गलत है। यहाँ पर जो हिंडनबर्ग रिसर्च का है यहाँ पे ये मानना है। सो दिस वाज अबाउट द पॉलिटिकल, नॉट पॉलिटिकल बट द टसल विच हैज़ बीन गोइंग ऑन बिटवीन बोथ दीज पीपल, द हिंडनबर्ग रिसर्च ऑन वन साइड एंड अडानी ग्रुप ऑन द अदर। सो यहाँ पे उन्होंने एलिगेशंस लगाए थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, देन उन्होंने बोला कि हाँ विल वेलकम कि आप जो भी हमारे खिलाफ एक्शन लेंगे। और अब जैसे यहाँ पे रिपोर्ट आती है 413 पेजेस की पूरी रिपोर्ट डिटेल आंसर यहाँ पे दिया जाता है अडानी ग्रुप के द्वारा, देन फिर से यहाँ पे क्या किया गया, हिंडनबर्ग रिसर्च ने फिर से इसका जवाब यहाँ पर दिया। सो दिस वॉज अबाउट दिस न्यूज़, बट इन कमिंग टाइम्स वी आर गोइंग टू सी मोर एंड मोर एडिटोरियल्स एंड ओपिनियंस रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर इशू विच हैज़ बीन गोइंग ऑन। देन सेकेंड न्यूज़, दिस इज ऑल्सो अबाउट अडानी ग्रुप, बट यहाँ पे थोड़ा सा दिस इज पॉलिटिकल। अपोजिशन सीक्स आंसर्स ऑन अडानीज स्टॉक फज। सो यहाँ पे क्या होता है, जब भी जैसे अभी हमारा जो है बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पे आने वाला है, तो उसके पहले हमारी जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे एड्रेस करेंगे। बट उसके पहले यहाँ पे क्या किया जाता है, ऑल पार्टी दैट मीन्स जितनी भी पार्टीज़ हैं, दैट मीन्स जो अपोजिशन है और दूसरी स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जिनके लीडर्स हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, उनको इन्वाइट किया जाता है और उनके साथ एक जॉइंट डिस्कशन यहाँ पर होता है कि क्या क्या मुद्दे हैं जिस पर बातचीत करनी। तो काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का ऐसा मानना है कि
हमें यहाँ पे सबसे बड़ा इशू जो आ रहा है इकोनॉमिकली कि अडानी ग्रुप के ऊपर जो एलिगेशंस अभी हिंडनबर्ग रिसर्च ने लगाए हैं उसके ऊपर यहाँ पे सरकार को अपना पक्ष बताना चाहिए और सरकार को अपनी बात रखनी चाहिए। ये बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो स्पेशली जो अपोजिशन रूल पार्टीज़ हैं, आम आदमी पार्टी, देन हमने देखा कांग्रेस पार्टी के तो कोई वहाँ पे लीडर नहीं पहुँचे थे, सीपीआई सीपीएम के जो लीडर्स हैं, आरजेडी के जो लीडर्स हैं, इनका ये मानना है कि अडानी ग्रुप से रिलेटेड यहाँ पे बातचीत होनी चाहिए। सेकंड, जो यहाँ पे ऑल पार्टी मीटिंग में यहाँ पर बात हुई कि यहाँ पे जिस तरीके से नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स में गवर्नर्स जिस तरीके से अपना काम कर रहे हैं, जिस तरीके से गवर्नर्स अपने पावर्स का यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से इस पर बात हो रही। सो दैट्स व्हाई एंड द अटैक ऑन फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री बाय गवर्नर्स ऑफ नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स। इस तरीके के इंसिडेंट जैसे हम देख रहे हैं, हमने तमिलनाडु में देखा रिसेंटली आर.एन. रवि और एम.के. स्टालिन जी के बीच में जो इश्यूज़ है। देन दिल्ली में देखा जो चीफ मिनिस्टर है श्री अरविंद केजरीवाल जी और जो एलजी है लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री विनय कुमार सक्सेना जी। तो ऐसे बहुत सारी स्टेट्स है और जहाँ पे गवर्नर और स्टेट के बीच में बहुत इश्यूज़ रहते हैं, गवर्नमेंट और जो गवर्नर है दोनों के बीच में बहुत बड़े इश्यूज़ रहते हैं। तो ये भी यहाँ पर हाईलाइट किया कि इसको भी यहाँ पर इस पर भी यहाँ पर चर्चा होनी चाहिए। बट क्या यहाँ पर सरकार ने बोला कि हम अडानी रिपोर्ट या रिसेंटली अडानी ग्रुप के ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं उस पर बातचीत करेंगे? जो यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है लोकसभा में श्री प्रहलाद जोशी, उन्होंने इससे रिलेटेड कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला कि जो भी उन्होंने मुद्दा रखा है या बात रखी है, हम हर मुद्दे पे यहाँ पे चर्चा को तैयार हैं और उन्होंने कोई ऐसा डायरेक्टली यहाँ पर हिंट नहीं किया कि हम इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे, इस पे नहीं करेंगे। सो दिस वाज अबाउट दिस न्यूज़, जहाँ पे इवन ऑल पार्टी मीटिंग में भी ये बात हुई कि जिस तरीके से अडानी ग्रुप के ऊपर ये एलिगेशंस लगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट्स द रीजन दैट ऑल दीज पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑल्सो रेजिंग कंसर्न, बिकॉज अडानी ग्रुप तो एक प्राइवेट एंटिटी, बट द थिंग इज देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज, देयर आर लॉट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज PSUs जिन्होंने जो है अडानी ग्रुप में बहुत पैसा इन्वेस्ट किया। जैसे जस्ट लाइक एन एग्जांपल, आप LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने काफ़ी सारा कॉर्पस जो है वो कहाँ पे लगा रखा है? अडानी ग्रुप में। बेसिकली LIC के एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। LIC बेसिकली करता क्या है? LIC आपको इंश्योरेंस, आपको अश्योरेंस देता है कि अगर आपके घर में आपकी डेथ हो जाती है, कैजुअलिटी कुछ भी हो जाती है, तो आपकी फैमिली को उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट या फैमिली अपना गुजारा अच्छे से चला सके। इसी वजह से LIC होता है। अब LIC का आप जो प्रीमियम देते हो उस प्रीमियम के LIC बेसिकली करती क्या है? वो अलग अलग जगह इन्वेस्ट करती है और LIC ने काफ़ी हेफ्टी अमाउंट यहाँ पे क्या कर रखा है? अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट कर रखा है। तो ऐसा बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है और इसी की वजह से अगर अडानी ग्रुप डूबता है तो कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप डेट में जाता है, दिक्कतें होती है, तो अल्टीमेटली LIC पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा। बट यहाँ पे LIC की तरफ से भी यहाँ पे आया कि स्टेटमेंट दिया गया कि LIC का जो एक्सपोजर है दैट इज अंडर 1%। LIC का जो ओवरऑल जितना इन्वेस्टमेंट है, जितना पैसा है उनके पास, उसमें 1% से भी कम पैसा उन्होंने किसमें? अडानी ग्रुप में यहाँ पे लगाया है। सो दिस वाज अबाउट दिस न्यूज़, जहाँ पे जो है पॉलिटिकल न्यूज़ भी हमने डिस्कस करी और कहीं ना कहीं अभी जो इशू चल रहा है उसको भी डिस्कस किया। चलिए नेक्स्ट में पढ़ते हैं एक और न्यूज़, रीड कर सकते हैं इसको। और द टाइटल ऑफ द न्यूज़ सेज Channels can stagger content of national importance across program set by center। सो यहाँ पे जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग है उन्होंने ये एडवाइजरी जारी करी है कि आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा ब्रॉडकास्टिंग सेवा पोर्टल है उस पर आपको ये डिटेल्स अपलोड करनी होगी बाय द 7th ऑफ एवरी मंथ, दैट मीन्स फॉलोइंग मंथ। दैट मीन्स अगर जनवरी में आपने कुछ यहाँ पे डिटेल्स डाली है तो फरवरी 7 तक आपको डिटेल डालनी। अब बेसिकली यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग यहाँ पे क्या बोलना चाहती है कि कुछ ऐसे मुद्दे जहाँ पे आप चिल्ड्रंस को एजुकेट करना चाहते हैं या नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ है, तो आपके पास जो प्राइवेट चैनल्स हैं, आप देखते होंगे कि जो सरकारी चैनल है या सनसेट टीवी हम देखते हैं, दूरदर्शन देखते हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ कभी ना कभी ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं जिससे जो है बहुत सारे सेक्टर्स को इन्फ्लुएंस किया जाए, एक बहुत अच्छा मैसेज यहाँ पे होता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ने ऑन ए वॉलंटरी बेसिस स्टार्ट किया है कि जितने भी चैनल्स हैं उनको यहाँ पर बोला है कि अगर आप चाहें तो आप जो है अपने प्लेटफॉर्म पे कुछ मैक्सिमम 30 मिनट का यहाँ पर टाइम लिमिट दिया है, उसमें क्या कर सकते हैं, कुछ सेक्टर्स की यहाँ पर बात की। जैसे आप क्या कर सकते हैं, इट सेड द कंटेंट कुड इंक्लूड द थीम ऑफ एजुकेशन की आप बात कर सकते हैं उसमें 30 मिनट के कंटेंट में, स्प्रेड ऑफ लिटरेसी, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, साइंस एंड टेक, वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड कल्चरल हेरिटेज एंड नेशनल इंटीग्रेशन। सो बेसिकली इससे होगा क्या, और जैसे मैंने आपको बताया 30 मिनट से ज़्यादा आप वो कंटेंट नहीं डाल सकते और इसका भी टाइम पीरियड रखा है कि आफ्टर मिडनाइट, दैट मीन्स 12 AM से सुबह 6 AM, इसके बीच में कंटेंट नहीं होना चाहिए। बाकी जो 18 आवर्स है उसमें आप ये मैक्सिमम 30 मिनट्स का कंटेंट यहाँ पे डाल सकते हैं और उससे और बेटरमेंट यहाँ पर होगा और जो एक सोशल
मैसेज यहाँ पर जाएगा दैट विल बी इन हार्मनी एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी गुड मैसेज। सो एक बेसिकली इनिशिएशन यहाँ पे किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग और दिस हैज़ बीन स्टार्टेड ऑन ए वॉलंटरी बेसिस। दैट मीन्स दिस इज नो कंपल्शन कि आपको करना ही करना है दैट वे। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। दिस वी कैन स्किप, देन दिस द सिटी पार्ट। Okay. All these news are political, so that's why we are skipping. Okay. Okay. So today we'll be discussing one editorial and two opinions. So what the title of the first editorial says, tasks for India's millet revolution. सो मिलेट का मतलब अगर देखें तो दैट इज़ बाजरा, जवार, ये सारी जो क्रॉप्स होती है दैट इज़ वेरी हेल्दी अगर आप उसको कंज्यूम करें, और स्पेशली आप विंटर सीजन में देखें तो काफ़ी सारे स्टेट्स में काफ़ी मात्रा में इसको कंज्यूम किया जाता है। सो यहाँ पर हमने 2 साल पहले देखा था कि FAO दैट मीन्स फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, आम है यूनाइटेड नेशंस का, उन्होंने 2023 को दैट मीन्स इसी साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स यहाँ पे घोषित किया। अगर हमारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि विच ईयर हैज़ बीन और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कौन से ईयर में हमने यहाँ पर कहीं ना कहीं या FAO ने यहाँ पर डिस्क्राइब किया, तो दैट इज़ इन द ईयर 2023। अब यहाँ पे ऑथर ने क्या बोला कि हमने यहाँ पर अनाउंसमेंट्स किया कि हमें इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स यहाँ पे 2023 में यहाँ पर सेलिब्रेट करना पूरे साल भर। और इवन हमने रिसेंटली कुछ फोटोग्राफ भी देखी थी जहाँ पे इवन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी, जब उनका जो है लंच यहाँ पर हो रहा था, हमारे जो ऑनरेबल लोकसभा स्पीकर है श्री ओम बिरला जी, ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं जगदीप धनखड़ जी, और जो लीडर ऑफ अपोजिशन है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जब उनसे बातचीत हुई तब भी उन्होंने इसको इनिशिएट किया था कि हमें मिलेट्स का जो है जवार बाजरा इनका जो खान पान है उसको हमारे डाइट में बढ़ाना चाहिए बिकॉज दैट इज़ वेरी हेल्दी, ऐसा हमने देखा था। अब यहाँ पे जो ऑथर है वो यहाँ पे क्या बोल रही है कि हमें जो मिलेट्स हैं उनका प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ाना है, और प्रोडक्शन बढ़ाना तो किस तरीके से, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी धीरे धीरे कंजप्शन। अल्टीमेटली क्या करना है, जैसे यहाँ पे ऑथर ने कुछ एग्जांपल दिया कि जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू या आंगनवाड़ी केंद्र पे हम जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर फूड ग्रेन प्रोवाइड करते हैं या आटा प्रोवाइड करते हैं, और इवन PDS के थ्रू भी जिस तरीके से हमारे यहाँ पे व्हीट ग्रेन का और पल्सेस का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हमें यहाँ पर ऑथर ने सजेशन दिया कि आप क्या करिए, जो अभी तक जैसे आप 100% ही वीट का एलोकेशन या राइस का कर रहे हैं, उसमें आप क्या करिए, उसको 80-20 रेशो पे लेके जाइए। 80% आप वीट या राइस को यहाँ पे आप प्रोक्योर करिए या डिस्ट्रीब्यूट करिए, और 20% मिलेट्स पे आप फोकस करिए, बिकॉज हमारे देश में बहुत सारे रीजन ऐसे हैं जहाँ पे मिलेट्स कंज्यूम किया जाता है और प्रोडक्शन भी किया जाता है, बट प्रोडक्शन में यहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। रीज़न मीन क्योंकि मिलेट्स आप कंपेयर करोगे तो वो इतनी भारी मात्रा में प्रोड्यूस नहीं होता है, और इसी की वजह से उसके तक कंजप्शन नीड नहीं है। तो सबसे पहले सरकार को यहाँ पर ऑथर ने ये सजेशन दिया कि हमें क्या करना चाहिए, कंजप्शन पैटर्न यहाँ पर इंक्रीज करना चाहिए ताकि लोगों में एक अवेयरनेस आए, और इसके जो कहीं ना कहीं बेनिफिट्स है ऑफ कंज्यूमिंग मिलेट्स वो लोगों को पता चले। अगर वो पता चलेंगे प्लस लोगों को इसके बेनिफिट पता चलेंगे कि इससे प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, अल्टीमेटली फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, तो ये और बेटर होगा। तभी जाके अगर हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स अगर एक्चुअल में हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं या हमने उसको अनाउंस किया है, तो एक्चुअल में तभी इंप्लीमेंटेशन यहाँ पर हो पाएगा। ऐसा ऑथर ने यहाँ पर सजेशन दिया है। इसी के साथ साथ ऑथर ने ये भी बोला कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी एन ईजी टास्क बिकॉज दोज फार्मर्स आर ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग वीट अदर क्रॉप्स, तो एक बहुत मुश्किल आएगी उनके लिए, क्योंकि जनरली पीपल हैव ए टेंडेंसी ऑफ रेसिस्टेंस टू चेंज, राइट। एकदम से हम कोई नई चीज़ आती है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो इन द सेम वे बट सरकार यहाँ पे जो ऑथर है उन्होंने तमिलनाडु का जो कुछ प्लेसेस है, नमक्कल रीजन, उसमें किस तरीके से यहाँ पर चेंजेस किए गए और किस तरीके से यहाँ पर प्रोडक्शन को बढ़ाया गया। इनिशियली डेट फेस लॉट ऑफ इशूज़, और स्पेशली दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ प्रोसेस ऑफ 1 or 2 years, इट विल टेक टाइम, इट माइट टेक डिकेड्स एज पर ऑथर हरसेल्फ। बट यहाँ पे इसको अगर हमारे एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ कंजप्शन यहाँ पे लाते हैं तो अल्टीमेटली हेल्थ बेनिफिट भी है, और हमारे देश में अगर हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अगर हर महीने 5 किलो अगर वीट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 1 kg ऑफ पल्सेज अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो अल्टीमेटली एक ऑल्टरनेट यहाँ पे हो सकता है, और उसकी वजह से और इन फ्यूचर हमारे लिए और बेटरमेंट वाला ही काम है। ये भी ऑथर ने यहाँ पर बोला है। इसी के साथ साथ ऑथर ने कंक्लूडिंग रिमार्क में
यहाँ पर ये भी बोला कि यहाँ पर अल्टीमेटली लोगों का पब्लिक सपोर्ट चाहिएगा, अगर वो बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली ऑदर ने सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पे किया है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, क्योंकि वहाँ पे सरकार के हाथ में पावर रहती है कि वो क्या डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप जैसा ऑदर ने सजेशन दिया 80-20 रेशो में आप जा सकते हैं, सो दैट क्या किया जा सके अल्टीमेटली जो मिलेट्स का प्रोडक्शन है, क्योंकि जब उसका प्रोक्योरमेंट सरकार करेगी थ्रू MSP और FCI और थ्रू मंडीज़, APMC मंडीज़, तो अल्टीमेटली उससे हुआ क्या, सरकार के पास वो क्रॉप रहेगा या वो प्रोड्यूस रहेगा, और जब सरकार उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेगी तो उसको 80-20 रेशो में भी करेगी। तो अल्टीमेटली तभी जाके जो फार्मर्स भी, उनमें भी कॉन्फिडेंस आएगा कि सरकार इसको प्रोक्योर कर रही है, तो अल्टीमेटली हमारे लिए बेनिफिशियल है। और इन कमिंग टाइम्स वी माइट सी कि इस पर MSP भी इंप्लीमेंट कर दी जाए, दैट मीन्स अंडर इसको MSP के अंडर ले लिया जाए, दैट मीन्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सो उससे कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से बेनिफिट हो सकता है। तो ऑदर ने यही सब सजेशन यहाँ पे इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में दिए। Then we'll be discussing first opinion. So what the title of the first opinion says, water woes, opening up the entire Indus water treaty could come up with its challenges. So यहाँ पे ऑदर ने बोला कि हमने कल भी हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस में 30th जनवरी में डिस्कस किया था कि इंडस वाटर ट्रीटी में अभी क्या हुआ है। इंडस वाटर ट्रीटी में जो 6 रिवर्स आती है उसमें 3 वेस्टर्न वाली, 3 ईस्टर्न रिवर्स जो हमने कल डिस्कस किया था। देन किस तरीके से 80% पानी उसका पाकिस्तान में जाता है, 20% ही हमारे पास रहता है। और अभी यहाँ पर क्या हुआ है, इंडिया ने जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनाए हैं उसको यहाँ पे पाकिस्तान ने अपोज किया था, और उसके बाद अब इंडिया ने यहाँ पर शर्त दे दी है कि हम इस पर बातचीत करना चाहते हैं। और 90 दिन का समय, दैट मीन्स 3 मंथ्स का टाइम यहाँ पे किसको दिया गया, पाकिस्तान को दिया गया। तो ऑदर के अकॉर्डिंग इसको रिवाइव करना, बिकॉज स्पेशली आप करंट सिचुएशन देखें तो दोनों देशों के बीच में ना तो ट्रेड हो रहा है, ना किसी भी तरीके की बातचीत हो रही है, ना कुछ बेटरमेंट के लिए या कुछ सोल्यूशन के लिए कुछ बातचीत हो रही है। तो ऐसे में एक ऐसा इशू जो लगभग 60 साल पुराना है, मोर देन 60 ईयर्स पुराना है, उसको फिर से लाइमलाइट में आना, क्या ये सरकार की गलती हो सकती है या अल्टीमेटली जो दोनों देशों के इशूज़ हैं वो और ज़्यादा बढ़ ना जाए इसकी वजह से। तो ऑदर ने इसी वजह से यहाँ पे बोला कि ओपनिंग ऑफ द एंटायर इंडस वाटर ट्रीटी कुड कम विद इट्स चैलेंजेस, कि ये इंडिया के लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियल है। क्योंकि पाकिस्तान ने क्या किया है, समय समय पे इंडिया ने जब ये पावर प्रोजेक्ट्स को बनाने की शुरुआत करी तो उसके लिए कभी हेग जो ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वहाँ पे हेग इन नेदरलैंड, वहाँ चले गया। देन देन वर्ल्ड बैंक के पास भी गए। देन एक इंडिविजुअल आर्बिट्रेशन यहाँ पे स्टार्ट कर दी। तो इंडिया ने क्या किया, अलग अलग जगह थ्रू डिप्लोमेसी यहाँ पर इसकी बातचीत रखी और हर जगह पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी, इंडिया को हर जगह से ग्रीन सिग्नल यहाँ पर मिल गया। और अब इंडिया ने जिस तरीके से यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो अपने दोनों पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी शुरुआत यहाँ पे कर दी है, तो उससे अल्टीमेटली यहाँ पे किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की यहाँ पर, और सेकंड इज रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। तो उसको क्या किया गया यहाँ पे, जो पाकिस्तान ने क्या अपोज किया था। बट एज पर इंडस वाटर ट्रीटी अगर उसके आर्टिकल्स अगर हम देखते हैं तो उसमें लिखा है कि आप अल्टीमेटली क्या कर सकते हैं, इस तरीके के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बना सकते हैं। बट पाकिस्तान ने उनके साइड पर कोई डेवलपमेंट नहीं किया, और अब वो ऐसा चाहते हैं कि इंडिया ने जो डेवलपमेंट किया है यहाँ पे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, प्रोजेक्ट्स बनाए, उसका बेनिफिट हमें नहीं होगा, उससे हमें लॉस होगा, ऐसा पाकिस्तान का मानना है। इसी वजह से वो अलग अलग जगह जा रहे हैं। बट अल्टीमेटली ऐसा हो सकता है कि उन्होंने जो शेड्यूल से आर्टिकल्स लिखे हैं इसमें इंडस वाटर ट्रीटी में, परमानेंट कमीशन में, उसको पढ़ा नहीं है, दे आर गोइंग देयर एंड फिर से वापस आ रहे हैं। सो यहाँ पे ऑदर ने बोला कि ये जो मूव है दैट इज वेलकमिंग, बट अल्टीमेटली द प्रॉब्लम लाइज इन द हैंड्स दैट दोनों देशों के बीच में अभी कुछ ठोस यहाँ पे बातचीत नहीं हो रही। दो हमने पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो, उनको यहाँ पर SCO, जो इंडिया यहाँ पर इस बार प्रेसिडेंट है SCO का, और फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग होनी है इन गोवा, तो उसमें इनवाइट किया है। बट अल्टीमेटली अभी तक पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो कोई भी नेगोशिएटिंग टेबल या किसी भी तरह की बातचीत नहीं हुई। और ऐसे में पाकिस्तान की ऑलरेडी इकोनॉमिक स्थिति बहुत ख़राब है, और ऐसे में इस तरीके के इशू को यहाँ पर रेस करना वो शायद इंडिया को बैकफायर ना कर जाए, ऐसा ऑदर का यहाँ पर सजेशन है। देन सेकेंड इज अबाउट पॉलिटिक्स, दो वी डोंट डिस्कस पॉलिटिक्स न्यूज़ इन आर न्यूज़पेपर एनालिसिस, बट चूँकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी यात्रा है, यहाँ पर जो राहुल गांधी जी है कांग्रेस के फॉर्मर प्रेसिडेंट और अभी वायनाड से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा के, उन्होंने 135 डेज़ की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको कंक्लूड किया है, और आज ही के दिन 31 जनवरी को वो कंक्लूड होगी, और बाकी देश के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वहाँ पर आएंगे। तो 30 जनवरी को, जब कल महात्मा गांधी जी के 75th डेथ एनिवर्सरी थी, कल के दिन 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था, तो उसी दिन, मतलब दैट मीन्स कल ही 30 जनवरी 2023 को 75th डेथ एनिवर्सरी पे यहाँ पे ट्राई कलर जो है, जो अपना तिरंगा है वो यहाँ पे हॉइस्ट किया गया बाय द लीडर्स ऑफ कांग्रेस पार्टी अलॉन्ग विद राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी। सो यहाँ पे बात की गई कि कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करने की यहाँ पर कोशिश की गई, और अल्टीमेटली इसका बेनिफिट यहाँ पे इन कमिंग टाइम वी माइट सी कि किस तरीके का बेनिफिट होता है। बिकॉज अभी तक
हालांकि यहाँ पर यात्रा हुई है, इसके अलावा जो इलेक्शंस कुछ राज्यों में हुए, गुजरात में इलेक्शंस हुए, हिमाचल में 2 कांग्रेस जीत गई, बट स्टिल यात्रा करना और अल्टीमेटली उनको वोट्स में कन्वर्ट करना, ये दिस इज गोइंग टू बी लॉन्ग टास्क। बट ये लगभग मोर देन 3000 किलोमीटर्स की यात्रा थी, 135 डेज से ज़्यादा का समय लगा, एंड साउथ से लेके कश्मीर तक की ये पूरी यात्रा रही और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आए, तो उससे अल्टीमेटली कांग्रेस को नेशनल पॉलिटिक्स में ज़रूर एक जगह मिली और कहीं ना कहीं एक उनके जो मुद्दे हैं वो उन्होंने डेफिनेटली यहाँ पर रखे। बट क्या ये कन्वर्ट हो पाएंगे वोट्स में? और क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ने समय समय पे ये भी हिंट दिया है कि अगर हमने एक यात्रा साउथ से नॉर्थ की है तो हम ईस्ट टू वेस्ट भी यहाँ पे यात्रा कर सकते हैं। सो इट वुड बी इंटरेस्टिंग कि ऐसा किस तरीके से यहाँ पर होता है, क्या इसको एक्चुअल में किया जाता है, कीपिंग इन माइंड कि नेक्स्ट ईयर जो है 2024 में लोकसभा इलेक्शंस भी हमारे देश में। सो विल सी दिस, बट यहाँ पे यही बोला ऑर्डर ने कि द भारत जोड़ो यात्रा डिड स्ट्राइक अ कॉर्ड एग्जेम्प्लीफाइड इन द श्रीनगर इवेंट। दैट मीन्स इसलिए यहाँ पे एग्जेम्प्लीफाइड इन द श्रीनगर इवेंट इसलिए बोला क्योंकि जब हमने देखा पूरी यात्रा के दौरान काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ भी राहुल गांधी जी के साथ आई थी, तो अल्टीमेटली जब श्रीनगर में भी वो पहुँचे तो श्रीनगर की जो 2 मुख्य पॉलिटिकल पार्टीज़ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी और इसी के साथ साथ PDP जो है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, महबूबा मुफ्ती जी की पार्टी, वो दोनों लीडर्स भी यहाँ पे मौजूद थे। तो उससे बेसिकली एक सिग्नल गया कि जो जम्मू कश्मीर की जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और एक जो नेशनल पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो सभी वहाँ पर थे और उससे एक मैसेज गया कि हम सब साथ हैं, दैट मीन्स अपोजिशन इज यूनाइटेड। सो दिस वाज अबाउट दिस बेसिकली दिस न्यूज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन विल मूव टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पार्ट, दैट मीन्स द एक्सप्लेन सेक्शन। एक्सप्लेन सेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी हम देख रहे हैं, रिसेंटली आपने अगर देखा होगा, द रिसेंट वेव ऑफ टेक ले ऑफ्स। सो यहाँ पे अभी हमने देखा कि बहुत सारी कंपनीज क्या कर रही, कंटिन्यूसली यहाँ पर लोगों को ले ऑफ कर रही। ले ऑफ का मतलब होता है आपको जॉब से निकाल देना। सो यहाँ पे बात की गई, रिसेंटली अभी IBM जो कंपनी है, US बेस्ड कंपनी, उन्होंने 3900 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया। उसके पहले हमने अमेजॉन को देखा, मेटा को देखा, अल्फ़ाबेट को देखा, गूगल को, बहुत सारी कंपनीज ने बहुत ज़्यादा ले ऑफ किए। लगभग 1.5 से 2 लाख ले ऑफ्स रिसेंटली यहाँ पर हो चुके हैं। ले ऑफ से बेसिकली होता क्या, दोस्त पीपल हु आर अर्निंग, जो अच्छे से कमा रहे हैं, जो अच्छे से जॉब कर रहे हैं, उनकी एकदम से जॉब यहाँ पे चली जाती है। अब यहाँ पे इस पूरी न्यूज़ में बताया गया क्या रीज़न था उनकी जॉब चली गई और क्यों यहाँ पर कंपनीज़ को इस तरीके के स्टेप्स यहाँ पे लेने पड़ रहे हैं, तो उन सब के बारे में यहाँ पर बताया, उसको हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर कुछ चार्ट्स भी बताएं कि कौन कौन सी कंपनीज, इवन माइक्रोसॉफ्ट और अदर कंपनीज, उन्होंने भी यहाँ पर क्या किया, ले ऑफ किया। अब यहाँ पर इस न्यूज़ को हम समझें तो क्या हुआ, कोविड के समय स्पेशली जब लॉकडाउन था और उस समय क्या हुआ, काफ़ी सारे लोग घर से काम कर रहे थे और अल्टीमेटली उससे क्या हुआ, एक्सपेंडिचर नहीं हुआ और कंपनीज़ को, क्योंकि उस समय डिमांड भी ज़्यादा थी टेक सपोर्ट की, टेक टीम की, तो उस वजह से काफ़ी सारी कंपनीज ने हायरिंग बहुत अधिक मात्रा में करी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता एंड नाउ थिंग्स आर गेटिंग नॉर्मल, तो अब क्या हो गया, कंपनीज़ के ऊपर बर्डन ही आ गया कि लोग ज़्यादा है बट उतना काम नहीं है, क्योंकि उस समय तो काम था और उस समय लॉकडाउन था, तो कंपनी को रिक्वायरमेंट थी, काफ़ी सारे लोग छोड़ रहे थे, स्विच कर रहे थे IT कंपनीज़ में। तो अभी जिस तरीके से ले ऑफ्स की शुरुआत हुई, इवन आपने सेल्स फोर्स कंपनी जो है US के बारे में देखा होगा, उनके पास लगभग 80,000 एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने लगभग 1 महीने पहले 10% ऑफ इट्स वर्कफोर्स वर्ल्ड वाइड उनको भी निकाल दिया। तो इसी तरीके के इंसिडेंट्स हम बहुत जगह देख रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज़ में देख रहे हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ को भी ले ऑफ करना पड़ रहा है, बिकॉज उन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या करी, मास हायरिंग यहाँ पर कर ली। और मास हायरिंग अगर आपने कर ली तो अल्टीमेटली उसका रिपरकशन ये हुआ कि आपको सैलरी तो देनी है, बट आप क्या कर रहे हो, एम्प्लॉय से काम नहीं निकल पा रहे हो। तो अब ये चैलेंज आ चुका है, क्योंकि इसमें जो ओवरऑल ले ऑफ्स हुए हैं अभी रिसेंटली, अगर ले ऑफ्स की बात करते हैं, उसमें 30 to 40% लोग ऐसे थे जो इंडियन एम्प्लॉयज़ थे। तो अब उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है, स्पेशली मैनी पीपल आर लिविंग इन US एज वेल। तो अब किस तरीके से वो वहाँ पे रह पाएंगे या फिर से उनको भारत आना पड़ेगा, तो दैट विल माइट सी। बट यहाँ पे बेसिकली अगर उसका क्रक्स समझे वाई ले ऑफ बहुत ज़्यादा हो रहा है और किस तरीके से यहाँ पे किया जा रहा है, उसका रीज़न यहाँ पे सबसे बड़ा यही बताया जा रहा है, क्योंकि मास हायरिंग यहाँ पर कर ली थी और उतना काम नहीं था। तो अल्टीमेटली यहाँ पे लोगों को अब यहाँ पे ऑल दीज टेक कंपनीज आर लेइंग ऑफ इन देयर रेस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पे पूरा यही बताया गया, प्लस बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज का यहाँ पर है और 30 to 40% यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि इंडियन IT प्रोफेशनल्स को यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो भी इसका पार्ट है। और जैसे आपने कोविड और लॉकडाउन और ये सब फेजेस देखे तो अल्टीमेटली डिमांड बढ़ी, बट अब जो सिचुएशन है दैट इज़ गेटिंग नॉर्मल। सो अब वैसी सिचुएशन यहाँ पे नहीं है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर हायरिंग यहाँ पर कर ली थी, तो इसकी वजह से अब ये हमें देखने को मिल रहा है। सो दिस वॉज अबाउट दिस न्यूज़। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। रशिया टू पार्टिसिपेट इन
G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीट। सो यहाँ पे एज वी आर ऑलरेडी अवेयर कि 1 दिसंबर 2022 को 2 से हमें 1 साल की G20 की प्रेसिडेंसी यहाँ पर मिल चुकी है। अब 1 साल की हमें प्रेसिडेंसी है, तो जिस तरीके से रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर चल रहा है, बहुत सारे इशूज़ इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स में यहाँ पर चल रहे हैं, तो ऐसे में इंडिया ने क्या किया है, और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने इसका कन्फर्मेशन भी दिया है कि रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इस विजिट में यहाँ पर आने वाले हैं, जो दिल्ली में होनी है 1 एंड 2 मार्च को। तो एज वी आर ऑलरेडी अवेयर हमारे जो रिलेशंस है वो रशिया के साथ भी अच्छे हैं, यूक्रेन के साथ भी अच्छे हैं, हमारी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी बहुत अच्छे से काम कर रही है, इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स में इंडिया की बहुत अच्छी इमेज यहाँ पे बढ़ती जा रही है। तो अल्टीमेटली उसी का एक परिणाम है कि दो हमने काफ़ी सारे रेजोल्यूशन जो यूएनएससी में यहाँ पे पास हुए यूएन में अगेंस्ट रशिया, हमने कुछ रेजोल्यूशन में कुछ एक दो रेजोल्यूशन में उनके रशिया के अगेंस्ट में भी यहाँ पर वोट किया, बिकॉज जब उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन यहाँ पे किलिंग्स बहुत सारी हुई इन यूक्रेन, बट अल्टीमेटली हमने बहुत से में हमारा न्यूट्रल स्टांस रहा, बट स्टिल हमारे जो रिलेशंस हैं हमने बहुत सस्ते में रशिया से जो है ऑयल यहाँ पर परचेज़ किया। तो वो सब का परिणाम है कि कहीं ना कहीं रशिया के फॉरेन मिनिस्टर जो है आने वाली जो समिट है हमारे यहाँ पे उसमें आएंगे ऑफ G20। उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया। बट G20 एज ए टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, उसके बारे में अच्छे से हमको पढ़ना है। दिस इज पॉलिटिक्स। Okay, so now we come down to world section, then we'll be discussing one news from economy about LIC. So what this news says, Blinken appeals for peace as violence soars in West Bank. सो यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, दैट मीन्स हमारे देश में जिनको हम फॉरेन मिनिस्टर बोलते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोलते हैं, जो एस जयशंकर जी है, इन द सेम वे यूएस में उनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोला जाता है। तो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन अभी इजराइल यहाँ पर आए थे, और यूएस और इजराइल के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। तो अभी रिसेंटली जो इशूज़ हुए इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में, पैलेस्टाइन ने जो एक अटैक किया जिसमें लगभग 7 इजरायली सिविलियंस की यहाँ पर जान चली गई, और जैसे ही इशू हुआ तो पैलेस्टाइन में क्या किया गया, मिठाइयाँ यहाँ पर रोड्स पर बांटी गई, काफ़ी सारी, मतलब हर्षोल्लास से इसको मनाया गया। तो इजराइल हम हमेशा देखते हैं कि इजराइल के ऊपर जिस तरीके कि अगर कोई देश कार्रवाई करता है तो इजराइल रिटेलिएट करता है। ऐसा ही कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिला। इजराइल ने जो पर्सन था उसको यहाँ पर डिटेन किया, उसको यहाँ पर मारा, और अब इजराइल और यहाँ पे खतरनाक एक्शन यहाँ पर लेने की कोशिश कर रहा है। तो उसी को देखते हुए यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है एंटनी ब्लिंकन, वो यहाँ पर आए, और वो यहाँ पर कहीं ना कहीं मध्यस्थता करा रहे हैं किस तरीके से ये जो इश्यूज़ हैं दोनों देशों के बीच में उनको रिजॉल्व किया जाए, और ये जो इशू अभी रिसेंटली हुआ है उसको और बढ़ने ना दिया जाए। इसी वजह से यहाँ पे विजिट कहीं ना कहीं हुई। चलिए आगे बढ़ते। देन विल कम डाउन टू द लास्ट न्यूज ऑफ टुडेज एनालिसिस, दैट इज LIC's exposure to Adani Group is under 1% of AUM. So as we are already aware, this is basically about the issue जो हमने फर्स्ट पेज पे भी डिस्कस किया, हिंडनबर्ग और अडानी वाला। और भारत की बहुत सारी ऐसी कंपनीज, स्पेशली LIC और SBI, उन्होंने क्या किया है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया है। सो अब यहाँ पे LIC की साइड से ऑफिशियली स्टेटमेंट आया कि हमारा जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है, जो पैसा हम प्रीमियम पे कलेक्ट करते हैं, फिर उसको अलग अलग पोर्टफोलियोज में, अलग अलग सेक्टर्स में हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो वो पैसा अगर हम ओवरऑल देखें तो हमने टोटल जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसका 1% से कम पैसा हमने किसमें, अडानी ग्रुप में लगाया। तो इसी वजह से LIC के जो इन्वेस्टर्स है, LIC, क्योंकि LIC इज ऑल्सो लिस्टेड कंपनी, काफ़ी लोगों ने उसके शेयर्स ले रखे हैं, तो किसी भी तरह से घबराने की बात नहीं है, और हम बहुत अच्छे से यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। तो वही बात यहाँ पे LIC के जो चेयरमैन है और अदर पर्सन है, MD जो है मिस्टर राजकुमार, उन्होंने जो है रिपोर्टर्स को यहाँ पे इस बारे में बताया। सो दिस वाज अबाउट टुडेज एनालिसिस वेयर वी हैड कवर्ड अ लॉट ऑफ न्यूज़ रिलेटिंग टू इकोनॉमी सेक्शन, और कुछ एडिटोरियल्स में हमने भी समझा कि बेसिकली यहाँ पर जो यात्रा यहाँ पर हुई है और किस तरीके से इंडस वाटर ट्रीटी और जो बेसिकली इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है उसके बारे में थोड़ा समझा, और रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर वो जिस तरीके से यहाँ पे भारत में आ रहे हैं। सो हियरन आई कंक्लूड विद टुडेज सेशन। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।